गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है पीजीटी कॉमर्स 2011 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आप ये चीज याद रखिए, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपने आप पर बिलीव रखोगे तो आप जो चाहोगे वो आप पालोगे। अभी आपका काम है पढ़ाई करना, तो अगर आप मेरे डेली 10 क्वेश्चंस भी देखते हो मेरे वीडियोज के, उनको तैयार करते हो, तो एक महीने में आप 300 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। और 300 क्वेश्चंस का मतलब है आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आ जाएंगे कॉमर्स के। और एक साल में होते हैं 300, और मल्टीप्लाई जब 12 से कर दोगे 3600 क्वेश्चंस। अब बताइए, एक क्वेश्चन कितना छोटा लग रहा था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे एक महीने में कितना हुआ, 300 हुआ, और एक साल में कितने हो गए, 3600 हो गए। अब इतनी जो तैयारी होती है जिसकी बच्चे की, तो उसके किसी भी एग्जाम में 80% तक नंबर आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटी सी यूनिट लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको एक छोटी सी चीज लेनी है, उससे आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। 41 से कराने हैं। 41 में लिखा है, यदि प्रतिशत विभ्रम दो तथा अनुमानित मूल्य 500 है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। इसको अंग्रेजी में मैं बता रहा हूँ। प्रतिशत विभ्रम का मतलब होता है परसेंटाइल एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर का दिया हुआ है, 2 दिया है। अनुमानित मूल्य का मतलब होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट प्राइस कितना दिया है, 500 दिया है। अब कह रहा है एक्चुअल प्राइस, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग परसेंटेज एरर का देगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सही जो होता है वास्तविक में। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है एस्टिमेटेड प्राइस माइनस एक्चुअल अपॉन में एक्चुअल प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है एस्टिमेट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस इंटू 100। इसमें रखिए, अगर परसेंटेज एरर आपका 2 दिया हुआ है, एस्टिमेट वैल्यू 500 दी है, एक्चुअल कुछ नहीं दी तो हमने एक्स मान लिया, यहाँ भी एक्स मान लिया, मल्टीप्लाई 100 किया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 50,000 माइनस का 100x, ये आएगा। अब आप बताइए जरा, अगर इसको माइनस को उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 102x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50,000 आएगा। तो x बराबर में आ जाएगा 50,000 अपॉन में एक 102, तो आ जाएगा आंसर 490। ये क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा था परसेंटेज एरर के लिए कि अगर परसेंटेज एरर हमारा 2 दिया है, एस्टिमेट वैल्यू 500 दी है, एक्चुअल प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इक्वल टू एस्टिमेट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस इंटू 100। हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया। अब अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जो एस्टिमेट था 500 दिया था प्राइस, हमने 500 रख दिया, और जैसे ही हमने इसमें रखा रियल प्राइस, क्योंकि हमने निकाला आंसर मेरा 490 आ रहा है, तो हमारा आंसर निकालने पे आ गया, कैलकुलेट किया तो परसेंटेज एरर कितनी आई, 2 आ गई। मतलब हमारा आंसर सही है और फॉर्मूला भी यही सही है। 41 का सी हो गया। अब 42 में लिखा हुआ है, वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने क्या सूत्र है। वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो कोई भी वर्ग दिया हुआ है, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो ये सी आंसर देखिए, इसे टिक लगा दीजिए। 43 में दिया है, सारणियन का उद्देश्य नहीं होता है। सारणी का मतलब होता है टेबल, क्रमांकों की प्रकृति स्पष्ट करना। टेबल अगर आप बनाते हो तो उसमें जो भी नेचर होगा उसको आप डिफाइन करोगे। क्रमांक जो डेटा होता है वो सरल होता है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो टेबल से, सही है, लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो समंको को पब्लिश करना इसका काम नहीं होता है। समंको का जो मेन काम होता है, देखो, जो इस टेबल होती है, ठीक है, टेबल का मेन काम होता है जो डेटा दिया हुआ है उसको देख के आप एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने के बाद उसको और आसान बना सकते हो अपने लिए, लेकिन उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है टेबल का। 43 का डी क्लियर हुआ। आगे 44 में लिखा है, रेखा चित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है। तो रेखा से चित्र द्वारा जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छी होती है, उसे हम बोलते हैं सतत कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज होती है,
दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल को बोलते हैं व्यक्तिगत, डिस्क्रीट को बोलते हैं खंडित, और कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत। इंडिविजुअल जैसे एक्स हो गया, एक्स जैसे चला 1, 2, 3 इंडिविजुअल होती है। डिस्क्रीट में आता है एक्स और एप आता है। कॉन्टिन्यूअस में आते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये हमारे आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो जो बात यहाँ पर हो रही है कि जब हम लोग रेखा चित्र बनाते हैं, लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड होता है प्रयोग करने का, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं सतत। 45 में लिखा है, संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग रखते हैं कम्युलेटिव रूप में। तो संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है संचयी रूप में। 46 में लिखा है विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं बहुलक के लिए। बहुलक कैसे? तो बहुलक को बोला जाता है अंग्रेजी में मोड। ठीक है। विश्लेषण एनालिसिस की बात कर रहा है। जब हम एनालिसिस करते हैं, जैसे हमको जूते खरीदने हैं, ठीक है, जूते खरीदने हैं तो जूता का चित्र बनाते हैं। कहीं से जो जूता लग रहा है, सपोज दैट ये जूता है, ठीक है, फ्यूचर का जूता है, फ्यूचर में भी चलते होंगे, ठीक है, ये फ्यूचर का जूता है। अब आप एक दुकान में गए हो, वहां पे आपका साइज है 8 नंबर, तो आपको पता है कि 8 नंबर के बहुत सारे इसके पास जूते होंगे। आप उनको देखोगे तो जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो जूतों का एग्जाम्पल जहाँ पे आया है वहां पर होता है मोड, और एनालिसिस का प्रयोग करते हैं मोड के लिए, इतना याद रखिए। तो आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर देखिए, लिखा है प्रथम अपकिरण धातु कहते हैं। तो अपकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इज। तो जब हम लोग फर्स्ट मेजरमेंट बात करते हैं डिस्पर्जन के, ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। और जब बात करते हैं आइडल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना आप याद रखिए। फर्स्ट की बात करें तो होता है मीन डेविएशन, और जब आइडल की बात करें तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसे कैसे याद रखना है? तो डिस्पर्जन, ठीक है, तो डिस्पर्जन का मतलब होता है डिसअपियर होना, ठीक है, पहली बार, फर्स्ट। तो जब आप पहली बार डिसअपियर होगे, पहली बार आप जब डिसअपियर होगे तो क्या होगा? ये मीन डेविएशन। मीन मतलब नहीं कहते हाउ मीन, तो जैसे आप बोलोगे पहली बार में डिसअपियर हो गया, मैं गायब हो गया, तो दूसरा बोलेगा हाउ मीन। तो अब याद रखिए आप मीन, तो पहली बार डिसअपियर होना, हाउ मीन। अब बात करते हैं आगे, लिखा है आइडल मेजरमेंट आदर्श माप, तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट मेजरमेंट मीन डेविएशन। कैसे? फर्स्ट मेजरमेंट डिस्पर्जन के लिए पहली बार जब आप डिस्पर्जन डिसअपियर होगे, पहली बार डिसअपियर, तो हाउ मीन, मीन, तो आ गया मीन डेविएशन। और जब बात करता है आइडल मेजरमेंट, आइडल मेजरमेंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे याद रखिए, एक बार होता है डिस्पर्जन में मीन डेविएशन आंसर आएगा, एक बार आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कब आएगा? जब हाउ मीन निकालोगे, कि पहली बार जब डिसअपियर हो, फर्स्ट टाइम कोई डिसअपियर तो हाउ मीन, मीन आ गया। और जब आइडल हो गया तो आइडल इंसान तो स्टैंडर्ड होता ही है उसका, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है प्रथम अपकरण धातु है, तो फर्स्ट डिस्पर्जन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिस्पर्जन कौन होगा? वो हो जाएगा माध्य विचलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन डेविएशन। अगर यहाँ पर कह देता कि आइडल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, तो आइडल आइडल इंसान हमेशा स्टैंडर्ड होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है आइडल इंसान का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता। अब आगे देखते हैं 48 में लिखा है सहसंबंध की गणना की रीत नहीं है। तो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन आता है। फिशर का फिशर का कोई रूल नहीं होता, ये तो इंडेक्स नंबर है। स्पीयरमैन रैंक आता है। संगामी विचलन को अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर, ये भी आता है। तो इसका आंसर बी नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर से रिलेट कर रहा है, तो लिख दो भैया। अच्छा बताइएगा, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, पहली बार जब डिस्पर्जन डिसअपियर, फर्स्ट टाइम डिसअपियर, हाउ मीन, तो मतलब मीन डेविएशन। 49 में लिखा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है। अंग्रेजी में बोले तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को चाहे कोफिशिएंट हो चाहे कोरिलेशन हो, सबको आर से डिनोट करते हैं, तो लिख दो भैया, डिनोट कर दिया आर से। आगे लिखा है एक सार्वजनिक समिति कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं। बेटा हम इसका वीडियो बना चुके हैं, लिंक पे डाल देंगे, देख लेना।
बात करता है कंपनी एक्ट 2013 की या फिर पहले वाले की बात करें, दोनों में अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। 51 में लिखा है प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं उसे क्या बोलते हैं। अब आज मैं आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आज मैं याद करा के छोड़ूंगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है। आपको एक चीज पता है, इलेक्शंस होते हैं, एक होता है पार्षद का इलेक्शन होता है, पार्षद में जो वार्ड मेंबर होते हैं वहां के उसे बोलते हैं पार्षद जो जीतता है, एमओए। ठीक है, एमओए से मानते हैं मोनिका नाम की लड़की है, नहीं कहते मोनिका ओ माई पार्षद, तो मोनिका एम ओ ए, मोनिका नाम की लड़की है, वो पार्षद के इलेक्शन में खड़ी है। अब वो खड़ी होगी तो वो जब फिल करेगी फॉर्म को, तो फॉर्म में क्या लिखेगी, अपनी नेम लिखेगी, एज कितनी है, ठीक है, वो क्या काम करना चाहती है, उसका मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बताएगी, जो पब्लिक देख सकती है। पब्लिक डोमेन में पड़ा होगा, वो सब कुछ लिख के देगी उस पहले इलेक्शन कमीशन को। तो मोनिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोनिका मतलब एम से, तो पार्षद सीमा नियम हिंदी में बोलते हैं एम ओ ए, अंग्रेजी में याद रखो तो एम ओ ए, एम से होता है मोनिका, तो मोनिका ओ माई पार्षद। तो कंपनी के उसके प्रोस्पेक्टस में अगर बात करें तो एम ओ ए ऐसी चीज होती है जिसे हर कोई इंसान पढ़ सकता है, उस कंपनी की जो भी जो पब्लिक डोमेन में बातें रखी जाती हैं कि वो कंपनी का नाम क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एम ओ ए। अब अंदर की बात होती है ए ओ ए, तो अंदर की बात हो रही है, अंदर बोलते हैं ए ओ ए, जो पब्लिक डोमेन में ना पड़ा हो, जिसे कोई पब्लिक ना पढ़ सके उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंदर के सिर्फ मैनेजमेंट को पता हो। ऐसी चीजें जिनको पब्लिक पढ़ सके उसे बोलते हैं एमओए, और जिसे पब्लिक ना पढ़ सके उसको बोलते हैं एओए। अब देखते हैं आंसर क्या इसका आएगा। लिखा है यहाँ पे प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं, आंतरिक मतलब इंटरनल, इंटरनल अगर रूल दिए गए हैं, ठीक है, तो उसे पब्लिक पढ़ नहीं सकती है, पढ़ नहीं सकती है तो ए ओ ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 52 में लिखा है एक पूर्णकालिक कंपनी संचालक की अधिकतम पारिश्रमिक लाभ की कितनी प्रतिशत हो सकती है। अगर एक संचालक है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक फुल टाइम कंपनी डायरेक्टर है तो वो फिर कम ज्यादा से ज्यादा कितना उसको रेमुनरेशन मिल सकता है, मैक्सिमम रेमुनरेशन ऑफ फुल टाइम कंपनी डायरेक्टर। तो जो उसका प्रोविजन है वो 5% है। कोई भी डायरेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी मेहनताना में काम करने के बदले उसको 5% प्रॉफिट मिल सकता है, रेमुनरेशन। जितना प्रॉफिट होगा उसका 5% उसको रेमुनरेशन मिल सकता है। इसका आंसर ए है। 53 में लिखा है प्रबंध की सार्वभौमिकता अवधारणा को दिया, तो प्रबंध की सार्वभौमिकता बताइए किसने दी होगी। तो सार्वभौमिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया, हेनरी फेयोल ने दिया। अब इसको हम याद कराते हैं आज, कैसे होगा याद। फेयोल, फेल को अगर ब्रेक करो तो फेल, फेल होना, एक इंसान जो फेल हो गया कहां पर, यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कौन इंसान फेल हुआ, तो फेल वो इंसान हुआ जो सामने स्क्रीन पे बैठा है और वीडियो को स्किप करके चला रहा है। तो क्लियर हुआ। देखो, फेल, फेल का मतलब होता है फेल होना, तो फेल फेल होना, फेल कौन, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इंसान। तो प्रबंध की सार्वभौमिकता यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फेयोल ने दिया। अब मत भूलना, कभी ध्यान रखना लाइफ में। 54 देखते हैं, लिखा है एमबीओ के उद्देश्य उल्लिखित होते हैं। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है हिंदी में बोलो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, अपने एम को लेके चलो। तो निर्देशकों निर्देशकों के लिए जो कंपनी को चलाते हैं निर्देशक, डायरेक्टर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो डायरेक्टर के लिए एमबीओ बहुत जरूरी है क्योंकि वो तो मैनेजमेंट करेगा। प्रबंधक, प्रबंधक मतलब मैनेजर, तो मैनेजर तो बिल्कुल ही बिल्कुल करेगा, ध्यान रखना मैनेजमेंट, डायरेक्टर भी करेगा और मैनेजर भी करेगा, वर्कर भी करते हैं आपस में मैनेजमेंट। क्योंकि अगर वर्कर आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला पर्सन और ये बगल वाला पर्सन दोनों अगर एक दूसरे को अपोजिट में रहेंगे, ये पर्सन दुबला पतला, ये मोटा तगड़ा, अब ये दोनों अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो कंपनी सही टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, सही देगी नहीं।
अब ये दोनों कह दे कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम तो WWE करेंगे। अब ये फाइट करने के लिए अगर चल दिए तो क्या होगा, कंपनी डूब जाएगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट डायरेक्टर भी करते हैं, मैनेजर भी करते हैं और वर्कर भी करते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा 54 का डी। 55 नंबर देखते हैं। लिखा है आदेश श्रृंखला एक विधि है। आदेश को अंग्रेजी में बोलते हैं कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, वैसे चैन ऑफ कमांड कह दो। ठीक है, श्रृंखला की बात कर रहा है तो चैन ऑफ कमांड। जब एक चैन ऑफ कमांड पहले लिखते हैं, चैन ऑफ कमांड काम करती है कम्युनिकेशन के लिए। कैसे काम करेगी, तो एक चैन बना कर रखी है सभी लोगों की। ठीक है, 1,000 लोगों की चैन बनी हुई है। ये गोल्ड की चैन नहीं है, लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई अपनी बात रखते हो, ऑर्डर देते हो, ठीक है, तो कमांड आप दे रहे हो कि फौजी हथियार चालू करो, और सामने वाले को उड़ा दो। तो आपने कमांड दी, तो सबने बंदूक उठाई, दग 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 चलाना चालू किया, तो कम्युनिकेशन हुआ है। तो चैन ऑफ कमांड कह दो, किससे रिलेट करेगा, कम्युनिकेशन से करेगा। अब इसमें मोटिवेशन का काम नहीं है कि चैन लेके चल रहे हो, ठीक है, सभी लोगों की श्रृंखला है, उसको मोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए, ये कमांड की बात कर रहा है। तो कमांड से मोटिवेशन का भी कोई मतलब नहीं, प्लानिंग का भी नहीं मतलब है। बजट से पैसे से संबंधित होता है। बचा ए आंसर। 56 देखिए, लिखा है MIS एक तकनीक है। तो MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक कंट्रोलिंग टेक्निक हो जाएगी। आंसर इसका ए हो जाएगा। MIS टेक्निक तो कंट्रोल से रिलेट करती है। जहां पे टेक्निक की बात है तो याद रखो ये निंजा टेक्निक नहीं है। टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी तो क्या होगा, इसका इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम इसको साइंस के लेवल में बात करें कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक हो सकती है, तो वो कंट्रोल कर सकती है हम लोगों में। तो MIS टेक्निक कंट्रोल से रिलेट कर रही है, अब याद रखना। 57 में लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, वो डिसीजन लेती है, मैनेजर डिसीजन लेता है, किंग रूल बनाता है, जनता रूल पे चलती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा नाम हो जाएगा डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, याद रखना। 58 में लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत माता की जय बोलो, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद क्या हुआ है, जो पहली बार नेशनल इनकम की कमेटी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन, वो कौन बनाए गए। तो जो सबसे पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है, तो वो थे हमारे प्यारे प्रोफेसर महालोविस, महल नोविस जो भी बोलते हैं उसको, प्रोफेसर महालोविस, याद रखिए। तो जब फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के जो चेयरमैन थे कमेटी के, पहले थे, वो थे जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद, तो प्रोफेसर महालोविस थे। 59 में लिखा है इनमें से कौन सा संगठक विशिष्ट पर्यावरण का संगठक नहीं है। तो विशिष्ट पर्यावरण की बात करता है। अंग्रेजी में अगर बोले विशिष्ट पर्यावरण मतलब कि माइक्रो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट में मार्केटिंग आती है, विपणन मतलब मार्केटिंग, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। तो तीनों आते हैं कि नहीं आते, बताओ। डी लिखा है पब्लिक। 59 देखते हैं। 59 देखते हैं, चलो। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। पता है मैं हिंदी में क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नहीं है। अलग अलग में डाल तो दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे होंगे। जैसे हिंदी का पेपर में अगर देखोगे तो ये 59 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में बात करें तो ये 119 नंबर क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा गैप हो रहा था, पेपर अवेलेबल नहीं था। यही रीजन है कि अगर पेपर अवेलेबल होता तो एक तरफ हिंदी होता, एक तरफ इंग्लिश, आपको आसान रहता। अब टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 59 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। कौन सा कंपोनेंट माइक्रो इन्वायरमेंट का नहीं है। तो मार्केटिंग माइक्रो इन्वायरमेंट में आती है, फाइनेंशियल आता है, पब्लिक आती है, लेकिन जो इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करता है ये हमारा मैक्रो हो जाता है।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखना, सिस्टम बड़ी चीज, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। ठीक है, मैक्रो बड़ा, सिस्टम बोलते ना, ये सिस्टम है, सब कुछ जानता है क्या होना है। तो सिस्टम चीज बहुत बड़ी होती है। तो इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करता है सिस्टम, तो मैक्रो। बाकी क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, जनता, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो छोटी मोटी माइक्रो में आएंगी, बड़ी चीज सिस्टम तो मैक्रो में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो मैक्रो। मैक्रो में आर्थिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो के लिए आर्थिक प्रणाली नहीं है। आगे लिखा है 60 नंबर में अंकटाड की स्थापना हुई। तो अंकटाड, अंग्रेजी में अंकटाड को कैसे लिखते हैं, UNCTAD, अंकटाड। अंकटाड बना था 19 कितने में, अंकटाड हमारा 1964 बना हुआ है। 61 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो M4 इक्वल टू M3, M3 इक्वल टू M1, M1 इक्वल टू ये सब, और M2 इक्वल टू M1। अब आप जरा सोचो, अगर M4 इक्वल टू M3 है, ठीक है, और M3 इक्वल टू M1 है, तो क्या आप ये बताओ, और M2 इक्वल टू M1 है, तो M4 बराबर में, ये टेक्निकल का क्वेश्चन है, इसको अगर आप दिमाग से लगाओगे तो हो जाएगा। M4 इक्वल टू 3 बता रहा है, 4 इक्वल टू 3, और 3 इक्वल टू बता रहा है 1, और 2 इक्वल टू बता रहा है 1। अब आप जरा सोचो कि क्या पॉसिबल है कि M1 इक्वल टू M2 प्लस M3 प्लस M4 हो जाए, कैसे हो सकता है। M4 ये है, M3 ये है, ठीक है, M4 इक्वल टू M3 दिखा रहा है, तो हम ये मान लेते हैं, ठीक है, M3 बराबर होगा, तो M4 की जगह आप M3 रख सकते हो, इतना तो ठीक है। और M1 इक्वल टू M2 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो आप इसके बराबर रख रहे हो, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन अब जगह दिमाग से लगा के देखो, यहाँ पे लिखा है डाकघरों में बचत जमा, बैंकों में जमा, ये जमा वो जमा, ये भी तो जमा करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा इक्वल। तो इसका मतलब है सी आंसर इससे मैच नहीं करेगा। आप अगर इक्वेशन से करो तो ये तीनों चीजें तो मैच कर रही हैं, ठीक है, जब तीनों चीजें मैच कर रही हैं तो तीनों आंसर तो ठीक है, A B और D। लेकिन जो ये साइड का दिया है ये इक्वल हो ही नहीं सकता है। जब इक्वल नहीं हो सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बस टेक्निक का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए आप उनको कर तो पाओगे नहीं ना, तो आपके पास टाइम होगा दिमाग, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो कर लोगे, वरना दिमाग लगाओ आंसर पाओ, साथ में PGT प्रवक्ता बन जाओ। 63 में लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संघ, केंद्रीय सांख्यिकी संघ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO की बात कर रहा है। तो जो CSO है वो कब स्टेब्लिश हुआ, 1951 में हमारा CSO बना था, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में बना। भारत वर्ल्ड बैंक का सदस्य कब बना, वर्ल्ड बैंक बनी है 1944 में। भारत लपक के अगली साल वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन गया, तो 1945 में बना है। 64 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या देता है, वो लोन देता है, संकटकालीन लोन, ठीक, लोन देता है, सीजनल लोन देता है, और स्थायित्व के लिए कि वो देश चलता रहे उसके लिए भी लोन देता है, तो हर तरीके से लोन देता है। तो ऑल ऑफ द एबव लगा दीजिए। 65 में लिखा है विदेशी व्यापार नीति 2009 से 14 की घोषणा की गई थी। तो वो की गई थी अगस्त 2009 में। विदेशी व्यापार नीति की बात कर रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से 14 के बीच जो है वो कब की गई थी, तो डिक्लेयर की गई थी अगस्त 2009 में। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप देखो पक्का ये गलत कर दोगे। तो उसमें आप ये याद रखो, या तो बी आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनाए जाते हैं जो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होते हैं। तो टाइम बर्बाद वाला क्वेश्चन आप जब कर ना पाओ तो या तो भगवान का नाम लेके बी लगा दो या तो सी लगा दो। 50% पॉसिबिलिटी है, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, 50-50%। ए और डी तो गलत होंगे, तो A D गलत हो गए। अब अगर आपने सी लगाया था तो आंसर ठीक हो गया था। 66 लिखा है चालू अनुपात बढ़ाया जाता है। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। भैया करंट एसेट्स अगर हमारी 30 दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है 15, तो रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब कह रहे हैं कि इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो हमने इसको करंट एसेट को 45 कर दिया, लायबिलिटी उतनी रखी है, तो कितना हो गया, 3:1 हो गया, रेशियो बढ़ गया। मतलब कि एसेट अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा, करंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो करंट एसेट को बढ़ा दोगे, अधिक दिखाओगे तो करंट रेशियो बढ़ जाता है। फिर 67 में लिखा है पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल अकाउंट आता है पृथक व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अंदर आता है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट एक निश्चित डेट को बनाई जाती है।
उम्र बढ़ने के साथ भार बढ़ना। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वेट बढ़ रहा है। कई लोग होते हैं जो 50 के हो गए, ठीक है, उनका वेट भी बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को बताता है। 70 में लिखा है, कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है? ठीक है, प्रवृत्ति अध्ययन, ट्रेंड के बारे में पढ़ना। ट्रेंड क्या चल रहा है उसको पढ़ोगे तो फाइनेंशियल एनालिसिस में काम आएगा। बजट बनाना, भाई बजट ही बना सकते हो, आपको पता होगा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, वैसे ही आप उसको बजट अलॉट करोगे। पुनः वर्गीकरण करना, पुनः उनको क्लासिफाई करना, ये भी हो सकता है। अंकों का सन्निटीकरण, ये आंसर नहीं हो सकता है। 70 नंबर को देखिए, लिखा है वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है। वित्तीय विश्लेषण मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बताना है हमको, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो प्रवृत्ति अध्ययन, प्रवृत्ति को बोलते हैं ट्रेंड, ट्रेंड के बारे में पढ़ना, ट्रेंड स्टडी, ये फाइनेंशियल एनालिसिस का काम होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको ये ट्रेंड पता चल रहा है कि बिजनेस में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसका काम करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बजट बनाने का मतलब है बजट, बजट अलॉट करना। तो बजट काम करना ये इसका काम नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का, ये काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, कि वो देखेगा क्या करना है फिर वो डिसीजन लेगा। तो ये बी आंसर तो गलत है। फिर लिखा है पुनः वर्गीकरण, रिक्लासिफाई करना, ये भी सही है। अंकों का फनिटीकरण का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेटा, अप्रोक्सीमेट करना। जो आपके नंबर्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में, आप चाहोगे कि अगली साल उससे ज्यादा प्रॉफिट हो तो अप्रोक्सीमेट हो, ये भी आंसर सही है। तो ए, सी और डी आंसर ठीक है, बी आंसर गलत है। तो बी आंसर पे टिक लगा दीजिए। तो अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है संपत्ति आवर्त अनुपात को हम कहते हैं, संपत्ति आवर्त अनुपात, एसेट टर्नओवर रेशियो। रेशियो एनालिसिस भैया मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैलेंज देता हूँ पूरे यूट्यूब में, आपको इतना अच्छा रेशियो एनालिसिस किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जाके पढ़ के देख लेना। इसका आंसर होगा बी। बच्चा लोग ये फॉर्मूला है, एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल अपॉन में एसेट्स होता है। नेट सेल को बोल देते हैं रिवेन्यू। तो देखो, आपकी जितनी एसेट है आपको ये पता करना है उस पे कितना आपने कमाया। तो देखो जितनी बिक्री हुई हो उसमें एसेट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा एसेट टर्नओवर रेशियो। यही लिखा है इसमें, संपत्ति और शुद्ध बिक्री का संबंध। संपत्ति और शुद्ध बिक्री, संपत्ति एसेट और शुद्ध बिक्री नेट सेल, इन दोनों का रिलेशन बोलता है एसेट टर्नओवर रेशियो। 71 का बी। 72 लिखा है कैपिटल इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन होता है, ध्यान रखना। कैपिटल इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, याद रहेगा। तो सी आंसर लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर पे जाते हैं। लिखा है किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अति शीघ्र किस बिंदु पर पहुंचना चाहिए। अगर आपका नाम है मोहन, आपने स्टार्ट किया समोसे का व्यापार, समोसा, तो आप चाहोगे, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, अगर मैं एक रोज समोसे 10,000 के बेच रहा हूँ, ठीक है, कितने ज्यादा के बेच रहा है समोसे समझ लो, 10,000 के समोसे बेच रहा हूँ, और मेरी इनको बनाने की कॉस्ट 8,000 रुपए है। तो मैं ये चाहूंगा कि आठ एटलीस्ट मेरे, इतना तो मेरी बिक्री होती रहे कि मुझे 8,000 रुपए मेरी कॉस्ट निकलती रहे, मुझे अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े। तो अगर मुझे प्रॉफिट ना हो तो मुझे लॉस भी ना हो, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी कोई नया बिजनेस होता है तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में उसको प्रॉफिट तो उतना होता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने बस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और ऊपर से आपको पैसे की बारिश होने लगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है कि किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी चाहती है कि मैं एटलीस्ट उस पॉइंट को अचीव कर लूं जहां पर मुझे अगर नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नुकसान ना हो, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। 74 नंबर देखो, लिखा है प्रबंध को पेशा कहा। पेशा मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है। मैनेजमेंट को प्रोफेशन किसने कहा है, तो वो कहा है पीटर एफ ड्रकर ने। अब ये बताओ किसने किसने ये मूवी देखी है, मैं नाम लिख रहा हूँ, बताना। 74 नंबर में आते हैं। लिखा है किसने प्रबंध को पेशा कहा है, तो पेशा मतलब प्रोफेशन, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को प्रोफेशन किसने कहा है, तो पीटर ड्रकर ने कहा था, पीटर एफ ड्रकर ने। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे देखना, आप बताना ये कौन सी मूवी है।
स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में पीटर होता है कोई, याद है पीटर, पीटर पार्कर। उसका एक फ्रेंड होता है जो बहुत ही रिच होता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अगर याद हो स्पाइडरमैन मूवी पार्ट 1 में देखना। तो रिच होता है उसका फ्रेंड। तो वो बिजनेस करता है, अपने पिताजी का बिजनेस पूरा वही संभालता है। तो वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए बिजनेस प्रोफेशन है उस रिच इंसान के लिए। तो प्रबंध को पेशा कहा, किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर। पीटर का जो फ्रेंड था उसने प्रबंध को पेशा कहा है, पीटर ड्रकर। तो देखो, पीटर हैरी, वो पीटर हो गया स्पाइडरमैन वाला पीटर। ड्रकर मतलब होता है डकार। तो पीटर डकार मारता रहा, उसका अमीर दोस्त बिजनेस करता रहा। तो पीटर ऑफ डकर। अब याद रहेगा 74 का बी। तो बात का है मैनेजमेंट इज एज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन मैनेजमेंट का किसने बताया था? पीटर ऑफ डकर ने। 75 में लिखा है जब कोष को पूंजीगत करना हो, जब बात आए कैपिटलाइजेशन की, और कहे देखो, कहे कि जब हमको फंड को कैपिटलाइज करना है ऐसी कंडीशन में, और कहे कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको हम शेयर कौन सा इशू करेंगे, तो वो होता है बोनस शेयर। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब बात करता है कैपिटलाइज्ड करने की, ठीक है, फंड को, तो कैपिटलाइज्ड करने की बात हो तब बोनस शेयर होता है, और वैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना हो तो होता है राइट शेयर। जब नॉर्मल का है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने के लिए, तो फिर राइट शेयर बोलते हैं। जो एक्चुअल में अभी है करंट में शेयर होल्डर हैं, उनको अगर शेयर इशू किया जाता है तो उसको राइट शेयर बोलते हैं। लेकिन अगर वर्ड जोड़ दे कैपिटलाइज्ड, अगर ये वर्ड जोड़ दिया, तब क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना है तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर। तो याद रखिए 75 का बी। बच्चे लगा देंगे जल्दी में आंसर ए, राइट शेयर, उन सब का गलत हो जाएगा। और जो डी लगा देंगे फिर उनसे ही क्या बात कर सकते हैं, डी वाले के तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर बी। 76 में लिखा है सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग किया जाता है? कि सही काम पर सही व्यक्ति। अब अगर कोई, आप किसी को काम दे रहे हो, आप चाहते हो कि वो काम सही करे, तो उसको बोलते हैं स्थापन। 76 नंबर में है बच्चों, लिखा हुआ है सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? अंग्रेजी का में इसका मतलब होता है राइट मैन इन द राइट सूट। अब आप एक चीज याद रखो कि अगर सही व्यक्ति को सही काम देना है तो प्लेसमेंट याद रखो। तो उसका हो जाएगा स्थापन का मतलब होता है प्लेसमेंट। कॉलेज में देखा है बहुत लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, तो सही लोगों को सही नौकरी मिलती है। तो राइट मैन इन द राइट सूट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। सबसे अच्छा आंसर इसका सी होगा। आंसर तो डी चारों ठीक है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है सी। राइट मैन इन द राइट सूट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। कि सही आदमी को नौकरी मिल गई, जो अच्छा नहीं होगा उसको नहीं मिली, बस काम खत्म। 77 में लिखा है किसी फर्म का विघटन होता है, तो किसी भागीदार की मृत्यु होने अथवा उसके दिवालिया होने पर। भैया एक मर गया तो फर्म नहीं टूटती है। किसी भागीदार के अवकाश लेने पे, एक छुट्टी पे चला गया तो फर्म नहीं टूटती है, जब तक सभी लोग या तो मर ना जाए या तो एक को छोड़ के सभी दिवालिया ना हो जाए। कार्यविधि पूरी होने पे पहला दूसरा तीसरा गलत है। चौथा लिखा है एक भागीदार को छोड़ के सभी दिवालिया हो गए, एक को छोड़ के सभी बैंकरप्ट हो गए, ऐसी कंडीशन में फर्म टूट जाएगी। देखो पार्टनरशिप टूट सकती है एक आदमी के जाने पे, एक आदमी के आने पे पार्टनरशिप टूट सकती है, लेकिन फर्म नहीं टूटती है। फर्म में फेविकोल का जोड़ होता है, जब तक सभी नहीं निकल जाएंगे तब तक फर्म नहीं टूटेगी। या तो एक को छोड़ के सभी बैंकरप्ट हो जाए, या तो सभी मर जाएं एक को छोड़ के, तब फर्म टूट सकती है। तो इसका आंसर डी। 78 देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो दिया है 1/2, 2/5 और 1/10। इसको पहले तो सीधा सीधा कर लें, एक्स वाई जेड ये पार्टनर थे, एलसीएम लो 10, तो 5:1, 4:1, 5 4 1 आ गया। अब कह रहा है एक्स रिटायर हो गया तो एक्स तो चला गया, अब बच्चे वाई और जेड, 4:1 आ जाएगा इसका। जब बांटेंगे शेयर एक्स का, तो आएगा इसका आंसर 4:1। कितना आसान है। 79 में लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, तो मनीला में है, याद रखो। कैसे याद रहेगा? एशियन, एशियन लोग जो होते हैं, कहा जाते हैं एशियन लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। तो मनीला, मनीला नाम ऐसा नहीं लग रहा कोई आदिवासी की जगह का नाम हो, मनीला। तो एशियन लोग मनीला में रहते हैं।
एशियन लोगों से बात करके मन नीला नीला हो जाता है, तो मनीला, याद रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूंजी संरचना अनुपात होता है। तो देखो, पूंजी संरचना अनुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। और देखो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट अपॉन में शेयर होल्डर इक्विटी। तो डेट और इक्विटी, ऋण और क्षमता के अनुपात को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। सी आंसर हो गया। तो आप एक चीज याद रखना, जो ये लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज नोन एज डेट इक्विटी रेशियो। अब याद रखना 80 का सी। 81 लिखा है एक सरकारी कंपनी में सरकार को कम से कम कितने परसेंट शेयर होने चाहिए भैया। सरकारी कंपनी तब होती है 51% शेयर हो। आगे लिखा है कम से कम एक मंडल सभा आहूत की करना आवश्यक होता है। देखो, जो जनरल मीटिंग होती है वो हर क्वार्टर में, क्वार्टर ये शराब वाला क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर मतलब होता है 3 मंथ, 3 मंथ में होनी चाहिए, प्रत्येक तिमाही में। 83 में लिखा हुआ है वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। वित्तीय प्रबंध का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसकी एसेट को बढ़ाना, तो संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। 84 लिखा हुआ है अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से अधिक खतरनाक होती है। देखो, कम पैसा हो तो बिजनेस पता है आपको कि कैसे चलाना है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है, आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, आपके पास इतना सारा पैसा है, अब आपको यही नहीं पता कैसे करना है, आप बहुत टेंशन में रहोगे, तो ज्यादा पैसा होना भी खतरनाक होता है। 85 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस की पूंजी बजटन ये तकनीक नहीं होती है, क्योंकि जो कैपिटल बजट होता है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर टेक्निक का नहीं पार्ट है। बाकी पूंजी की लागत हो गई, दंतीकरण व्यापार, ये सभी कैपिटल स्ट्रक्चर टेक्निक के पार्ट कहे जाते हैं। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। 86 में लिखा है हरास्य कोषों की लागत होती है। जो डेप्रीफिएशन होता है, डेप्रीफिएशन की कॉस्ट को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन फंड जो होता है वो एक तरीके का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इतना आप याद रखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हम थर्ड कॉस्ट भी कहते हैं, कि हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेहतर कि हम इसको ले सकें। 87 में लिखा है लागत लेखांकन है तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों में ये रिलेशन होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करते हैं, पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, इसके बाद उस पर कंट्रोल करते हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट माना जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट माना जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में रिलेशन होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट होगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा से ही कॉस्ट अकाउंटिंग बनता है और इन दोनों के मिक्स से बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 88 में लिखा है ले ठेका लागत प्रयोग किया जाता है। ठेका लागत का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखा है वायुयान उद्योग के लिए नहीं करते हैं, स्वचालित उद्योग वाहन के लिए नहीं, जहाज निर्माण में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। तो जहाज निर्माण में किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का प्रयोग। 89 में लिखा है मूल लागत एवं कारखाना अपरिव्यय का योग क्या कहलाता है। प्राइम कॉस्ट प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का योग फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है, तो ये कारखाना लागत हो जाएगा। 90 में लिखा है मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों पर किया जाता है। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। फीफो का एग्जांपल है मिल्क, इसका लीफो का एग्जांपल है क्लॉथ। फीफो हम लोग डेली डेली सामान को निकालते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो खराब हो जाएगा। लीफो में क्या होता है, जो लास्ट में आता है उसको पहले निकालते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल हो गया विंटर क्लॉथ्स वगैरह हो गए। तो ये करंट मार्केट प्राइस पर किया जाता है, लीफो करंट मार्केट प्राइस पर करते हैं।
और अगर हीपो की बात करता है, HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका एग्जाम्पल होता है आईफोन। तो ये हो जाएगा इसका लीफो, क्योंकि कह रहा है चालू आर्थिक मूल्यों पर, आर्थिक मूल्यों पर निकालें, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, वो लीफो होता है।